तो जो आज की जो कहानी है वो धीरेंद्र की है। धीरेंद्र हिंदी का टीचर था, स्कूल लेक्चरर था, बहुत ही अच्छी सरकारी नौकरी थी और वो घूमने फिरने का शौकीन था। उसके पास एक टीवीएस की बाइक हुआ करती थी और अक्सर वो जो सोलो राइड किया करता था। तो जब भी उसको स्कूल के उस काम में बीच में 2-4 दिन की छुट्टियां होती थी तो वो अपने आसपास की जो एरिया है वहाँ वो एक्सप्लोर करने के लिए जाया करता था। उसकी जो पोस्टिंग है वो राजस्थान के नाथद्वारा में थी। अभी जो नाथद्वारा वाला जो एरिया है वो मेवाड़ क्षेत्र का है, जिसमें अरावली की पहाड़ियाँ हैं और वहाँ पर बहुत सारे किस्से हैं। तो ये जो धीरेंद्र हैं, इसके साथ ऐसा होता है कि भाई 2 दिन की छुट्टियाँ होती है आगे, तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं आज 2 दिन की छुट्टियाँ हैं तो मैं जो स्कूल से आऊँगा उसके बाद मैं चित्तौड़ जो कि पास ही में था उसके, मैं उसको एक्सप्लोर करने के लिए जाऊँगा। अब वो उसकी स्कूल का टाइम वो वहाँ गया और शाम को 5 बजे के आसपास जहाँ वो रहता था वहाँ वापस आया और उसके बाद उसने ठान लिया कि 2 दिन तक मैं चित्तौड़ को एक्सप्लोर करूँगा, तो मैं चित्तौड़ जाऊँगा। तो वो उसी दिन रात को बाइक लेकर के सोलो चित्तौड़ के लिए निकल गया। अब वो रास्ते से गुजर रहा था, सुनसान सड़क, बीच में जंगल भी आए, रुका भी और जहाँ उसको बीच में एक जगह चाय की टपरी मिली वहाँ रुका, थोड़ी देर उस जगह को एंजॉय किया। उसके बाद है जो उसने वहाँ चाय पी और फिर निकल गया। तो वो चित्तौड़ पहुँचा तब तक देर हो चली थी। अब ये जो धीरेंद्र यूँ तो स्कूल लेक्चरर था, उसकी अच्छी खासी सैलरी थी, लेकिन उसका जो बजट था वो काफ़ी टाइट रहता था क्योंकि उसके परिवार के ऊपर काफ़ी उसकी है जो जिम्मेदारियाँ थी। उसने हाल ही में अपनी एक बहन की शादी तक करवाई थी, तो खर्चे काफ़ी हो गए थे, लेकिन फिर भी उसने अपने घूमने का जो शौक़ था वो जारी रखा। तो जब वो चित्तौड़ पहुंचा तो उसका बजट टाइट था, उसे लगा कि भाई कोई कम बजट में मुझे कमरा मिल जाए। तो वो जितने भी चित्तौड़ के जो गेस्ट हाउस थे, सारे गेस्ट हाउस पे बारी बारी चाह रहा है और पूछ रहा है। रूम उसे काफ़ी गेस्ट हाउस में मिले नहीं, 1 या 2 गेस्ट हाउस ऐसे मिले जिसमें उसको रूम मिला, लेकिन तकरीबन 1200 रुपये या उससे ज़्यादा का रूम था। तो वो धीरेंद्र था, वो गेस्ट हाउस पे जो रिसेप्शनिस्ट होते थे उनको कहता था कि मेरा जो बजट है वो कम है, कोई 500 तक का हो या उसके आसपास का हो तो कमरा हमें दे दो। तो उस बजट में उसे कोई कमरा मिल नहीं रहा था। अच्छा, धीरेंद्र जल्दी में निकला तो जो अक्सर वो अपना टेंट लगाता था वो टेंट भी साथ लेकर आया नहीं। अब रात जो है वो धीरे धीरे बीत रही थी, 12:30-1 के आसपास हो गए और वो एक गेस्ट हाउस में गया। वहाँ रिसेप्शन जो था उस पर बंदा बैठा था, उससे बात की तो उसने कहा साहब के रूम 1200 का है। धीरेंद्र ने कहा भाई मेरा तो बजट ही 500 का है। तो उससे थोड़ा कन्वर्सेशन करने के बाद जो वो रिसेप्शन पे जो लड़का था उसने कहा सर एक काम कीजिए, आप मेरे को 1000 रुपये दे दीजिए। अब धीरेंद्र ने भी अपना बजट बढ़ाया, उसने कहा एक काम कर, चल मैं 500 से 800 पे आता हूँ, तो मुझे 800 रुपये दे दे। अब दोनों में बात अटक गई, वो कह रहा है 1000 रुपये दे दीजिए, ये कह रहा है मैं 800 दे दूंगा। बात 200 रुपये की थी, लेकिन अब चूंकि धीरेंद्र का बजट का भी टाइट था तो फाइनली है जो धीरेंद्र ने उस लड़के को कहा भाई ऐसा तो हो नहीं सकता, मेरे लिए तो 800 रुपये और बजट हो रहा है। तो जाते जाते धीरेंद्र ने उस लड़के से एक बात बोल दी कि भाई एक बात बता, रात के 12 बज गए हैं, कोई ऐसी जगह जहाँ मेरे को रहने के लिए मिल जाए। तो जो लड़का था उसने कहा कि सर इस जो सामने वाली सड़क है इस पर आप चले जाइए। ये जो सड़क है वो शहर के बाहर की तरफ जाती है। इस शहर के बाहर की तरफ एक बहुत ही पुराना गेस्ट हाउस है, वहाँ पर हो सकता है आपको कमरा मिल जाए। अब ये जो धीरेंद्र था, रात काफ़ी हो चली थी, दिन भर का थका हुआ भी था, उसके पास और कोई स्थिति तो थी नहीं, पैसे इतने थे नहीं। तो उसे लगा कि ठीक है मैं जो शहर की बाहर की तरफ सड़क है उधर जाता हूँ, वो रेस्टोरेंट शायद मेरे को कुछ मिल जाए। तो वो धीरेंद्र अब रास्ते से गुजरा, उसकी बाइक है वो सुनसान रास्तों पे चल रही है और धीरे धीरे वो है जो रात के अंधेरे में वो देखता है कि शहर के बाहर की तरफ कोई गेस्ट हाउस का बोर्ड लगा हुआ। अब वो अपनी बाइक को उस गेस्ट हाउस पे लेके जाता है, उसे लगता है कि शायद यही वो गेस्ट हाउस होगा जिस गेस्ट हाउस का मेरे को सुझाव दिया गया था। अब वो जो बाइक रोकता है तो देखता है कि बहुत ही पुराना गेस्ट हाउस, बिल्डिंग का जो भवन है आधा अंडर कंस्ट्रक्शन लग रहा था, आधा जर्जर लग रहा था। गेस्ट हाउस का जो मेन गेट है उसके ऊपर एक पीली रोशनी का बल्ब चल रहा, रोशनी भी कोई प्रॉपर थी नहीं।
अब रात के तकरीबन 1:45 के आसपास वक्त हो चला था। धीरेंद्र उस गेस्ट हाउस के दरवाजे को खोल के धीरे से अंदर एंटर होता है तो देखता है कि गेस्ट हाउस में तो रोशनी कम है और अंधेरा ज़्यादा है। फिर वो जैसे तैसे वो जो गेस्ट हाउस के अंदर जो रिसेप्शन का जो काउंटर होता है उस काउंटर पे जाता है और आवाज़ लगाने की कोशिश करता है। तभी उस काउंटर के पीछे से नीचे से एक बंदा उठ करके आता है और बोलता है कि हाँ जी बोलिए। धीरेंद्र कहता है कि मेरे को रात रुकना था, कमरा चाहिए था। उसने कहा साहब कि हमारा तो गेस्ट हाउस का भी पुराना है, तो अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। जो सेठ हैं वो गेस्ट हाउस को रिपेयर करवा रहे हैं, तो अभी तो मिलना संभव ही नहीं है। अब धीरेंद्र परेशान हो गया। कुछ रात बीत रही थी, उसको जगह मिल नहीं रही थी, तो उसने उस लड़के से कहा कि भाई देख, मैं तेरे से रिक्वेस्ट करता हूँ, रात काफ़ी हो चली है, मुझे कहीं कमरे मिल नहीं रहे हैं, मेरा बजट भी इतना नहीं है, तू मेरे को जैसे तैसे कहीं ठहरने का मेरे को जुगाड़ करा दे, कुछ नहीं तो तेरी यही मेरे को सोने दे दे, मैं रात को जाऊँगा कहाँ। अब जो लड़का था उसने उस धीरेंद्र को कहा कि साहब ऐसा है कि यहाँ तो संभव नहीं है, लेकिन आप कोई और देख लीजिए। अब धीरेंद्र से रहा नहीं गया, तो उस लड़के को है जो अब चूँकि धीरेंद्र का बजट वैसे 500 रुपये तो था ही, तो धीरेंद्र ने उस लड़के को 500 रुपये हाथ में पकड़ाते हुए कहा कि 500 रुपये तू रख ले और तू कुछ नहीं तो मेरे को यहीं तेरे पास ही सोने दे दे, पर सोने दे दे। अब लड़का थोड़ी देर बाद सोचता है, फिर उससे कहता है साहब एक काम कीजिए ना, हमारे जो गेस्ट हाउस है उसके पास ही में एक घर है, वो खाली पड़ा, उसकी जो घर की जो कमरे की चाबी है वो मेरे पास ही है, मैं आपको चाबी दे देता हूँ। उसके अंदर लेट बात भी है और घर काफ़ी समय से बंद पड़ा है, तो आप वहाँ जाके सो जाइए, मैं आपको बिछाने का दे देता हूँ। धीरेंद्र ने भी सोचा कि ठीक है, पास में कोई कम बता रहा है, तो उसकी जो बाइक थी धीरेंद्र की वो गेस्ट हाउस के बाहर ही खड़ी थी और वो उस लड़के के साथ जस्ट पास ही में वॉकिंग डिस्टेंस पे वो कमरा था वहाँ चला गया। उस लड़के ने है जो वो कमरा खोला और बिछौना है वो बिछाया और एक पंखा चालू किया और धीरेंद्र लेट गया। अब धीरेंद्र तकरीबन 1-1:15 का वक्त, दिन भर का थका हुआ, काफ़ी परेशानी के बाद उसे एक कमरा मिला, तो वो सो रहा है। अब कमरे की स्थिति ऐसी कि एक पंखा जो कि बहुत ही धीमी गति से चल रहा है, कमरे में कोई बल्ब तो था नहीं क्योंकि वो कमरा काफ़ी समय से बंद पड़ा हुआ था। अब धीरेंद्र जैसे तैसे उस धूल भरे कमरे में सो गया। अब धीरेंद्र सोया और चूंकि दिन भर का थका हुआ था तो उसकी आंख लग गई। अब आंख लगी तो उसके थोड़ी देर बाद धीरेंद्र को ऐसा महसूस होता है उस कमरे में कि कोई महिला मानो उसके पाँव में पायल पहनी हुई है और वो जो सो रहा है उसके एक बार सिराने की तरफ जाती है और दूसरी बार उसकी जो पाँव है उस तरफ जाती है, यानी वो महिला उसके बिस्तर के ऊपर नीचे ऐसे चल रही है। अब धीरेंद्र चूंकि गहरी नींद में था तो उसकी जो महिला के जो पाँव में जो पायल पहनी हुई थी उसकी छन छन की जो आवाज़ उसके कानों में जा रही थी, तो धीरेंद्र को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि धीरेंद्र पहले से थका हुआ था, वो तंद्रा वाली स्थिति थी, आधी नींद थी आधा होश था। तो थोड़ी देर तो धीरेंद्र ने वो देखा कि भाई शायद मेरी थकान इसकी वजह से हो रहा है, लेकिन धीरेंद्र ने महसूस किया कि वो महिला है वो धीरे धीरे वो आवाज़ बढ़ती ही जा रही है। वो उस कमरे के जो पंखा था उसके कमरे के ठीक बीचों बीच में सो रहा था और वो जो महिला है उसकी जो पायल की जो छन छन की आवाज़ है, आवाज़ ज्यों ज्यों धीरेंद्र की आंख खुल रही थी, ज्यों ज्यों धीरेंद्र को महसूस हो रहा था कि जो महिला है उसके आजू बाजू जोर जोर से घूम रही है, पायल की आवाज़ें आ रही है। अब धीरेंद्र को के जो रोंगटे खड़े हो गए, पसीने से तरबतर। अब धीरेंद्र को समझ में कुछ आ नहीं रहा था। उसकी विडंबना ये थी कि वो पहली बार अनजानी जगह, अनजाना घर, कई दिनों से बंद पड़ा, उसके अंदर वो सो रहा था। उस कमरे में लाइट तो थी नहीं, एक पंखा था वो चल रहा था। अब चूंकि धीरेंद्र पेशे से शिक्षक था, टीचर था, पढ़ा लिखा था, तो वो भूत प्रेत में यकीन तो करता था नहीं। तो उसे लगा कि मेरी थकान कुछ ज़्यादा है, शायद इसके लिए मुझे महसूस हो रहा है। फिर उसने जो अपने सिराने पे हाथ रखा, हाथ उसका जो फ़ोन है उसके हाथ में आ गया, तो उसने फ़ोन की स्क्रीन को चालू किया, चारों तरफ जो स्क्रीन वो मोबाइल को घुमाया तो उसे कुछ दिखा नहीं। तो फिर धीरेंद्र है जो मोबाइल में टाइम देखता है तो वक्त है वो तकरीबन रात के 3:30 के आसपास हो रहे थे। तो धीरेंद्र को लगा कि मैं दिन भर से काफ़ी थका हुआ हूँ, तो हो सकता है मेरे तरह ऐसा कुछ हो। धीरेंद्र वापस हो गया।
सवेरे तकरीबन 7-8 बजे के आसपास धीरेन्द्र उठा। उठने के बाद है जो अपने इस कमरे में नहाया धोया तैयार हुआ और बाइक ली। उस पड़ोस में जहाँ गेस्ट हाउस था वहाँ गया और उस लड़के को कहा कि ठीक है, मैं आज रात को यहीं रुकूंगा, मैं दिन में मेरे को चित्तौड़ एक्सप्लोर करना है, तो ये कमरा मैं जो यहीं पे ठहरूंगा, चाबी मेरे पास ही रहने दो। वहाँ से उसने बाइक ली और दिन भर चित्तौड़ को एक्सप्लोर किया। दिन भर बड़ा अच्छा घुमा, चित्तौड़ फोर्ट देखा, इधर उधर जितने में एक्सप्लोर करना था किया, मार्केट को एक्सप्लोर किया। अब वही वक्त शाम को उसको वापस आना था। धीरेन्द्र ड्रिंक का काफ़ी शौकीन था, खाने पीने का काफ़ी उसको अच्छा लगता था और अक्सर जो वो ट्रिप में जाता था तो शराब पीना या नॉनवेज खाना उसका मतलब पसंदीदा मतलब एक्टिविटीज़ में एक होती थी। तो उस दिन शाम को भी धीरेन्द्र ने है जो अपने साथ जो नज़दीकी ठेका था वहाँ से एक छोटी बोतल ला दी और साथ में है जो कुछ एग वगैरह पैक करा के ला दिए। अब उसके दिमाग में था कि भाई जो कमरा है मेरे पास तो है ही है, बड़ी आराम से जाऊंगा, वहाँ मैं बैठूंगा, खाऊंगा पीऊंगा और अपना सेल्फ एंजॉय करूंगा। तो शाम को तकरीबन 8-9 बजे के आसपास वो जितना भी एक्सप्लोर कर सकता था चित्तौड़ में किया और बाकी का उसके दिमाग में था कि 2 दिन की छुट्टी है तो अगले दिन और एक्सप्लोर कर दूंगा। तो वो रात को 9 बजे के आसपास वो अपने कमरे पर आ जाता है। अब कमरे की वही हालत, एक पंखा, एक सोने के लिए, और उस रूम में लाइट तो थी नहीं। तो धीरेन्द्र ने मोबाइल की टॉर्च ऑन कर दी। अब वो मोबाइल चला रहा है और अपना जो आधा पौवा जो भी बोतल लेके आया था वो बढ़िया पैक बना रहा है और दारू पी रहा है और ऐसे वक्त बीतता गया। रात के तकरीबन 12 सवा 12 के आसपास धीरेन्द्र ने खाया पिया और धीरेन्द्र सो गया। अब धीरेन्द्र सो गया तो धीरेन्द्र की आंख लग गई। धीरेन्द्र ने महसूस किया कि जो पिछली रात को उसके साथ एक्टिविटी हो रही थी वो सेम एक्टिविटी उसी रात के में उसके साथ होने लग गई और वो कुछ ज़्यादा होने लग गई। अब धीरेन्द्र को फिर समझ में नहीं आया। अब चूंकि धीरेन्द्र प्रथम दृष्टिया भूत प्रेत में तो जो विश्वास करता नहीं था, लेकिन धीरेन्द्र को समझ में आया नहीं कि मैं क्या वाकई में इतना थका हुआ हूँ, मुझे महसूस हो रहा है। फिर वही स्थिति कि जो पायल की आवाज़ है वो धीरेन्द्र सो रहा है, उसके कमरे के आजू बाजू घूम रही है उसकी। वो ऐसा महसूस कर रहा है कि मैं बीच में सो रहा हूँ और मेरे पास कोई महिला है जिसके पास जो पायल पहनी हुई है वो घूम रही है आजू बाजू। अब धीरेन्द्र को फिर वो स्थिति, वो उठ करके देखे, इधर उधर नज़र घुमाए, उसे कुछ नहीं दिखे। वो अपनी मोबाइल की है जो रोशनी करके उस कमरे में देखा, उसे कुछ नहीं दिखा। धीरेन्द्र वापस लेट गया। अब धीरेन्द्र को नींद नहीं आ रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद धीरेन्द्र महसूस करता है कि जो शराब की बोतल जो धीरेन्द्र ने पी करके साइड में रखी थी वो नीचे गिर गई और उसका बाकायदा साउंड भी आया। अब साउंड आया तो धीरेन्द्र फिर कान खड़े हो गए कि क्या कमरे में चूहा है क्या। तो उठा और देखा तो बाकायदा जो शराब की बोतल थी वो नीचे गिरी हुई थी, लेकिन रोशनी से उसने देखा तो उस रूम में उसे कुछ चूहा वगैरह कुछ दिखाई दिया नहीं। अब धीरेन्द्र को धीरे धीरे हल्का सा डर सा महसूस होने लग गया था कि हो क्या रहा है। अब वो उसकी इस बार अंधेरा था, अंधेरे में आंखें खुली और खुली आंखों से वो टकटकी लगाए हुए पंखे को देख रहा है। और थोड़ी देर बाद वो महसूस करता है कि जो पायल की आवाज़ उसके आजू बाजू घूम रही है और ज़्यादा तेज हो रही। धीरेन्द्र के रोम रोम खड़े होने शुरू हो गए थे और उसकी हालत ख़राब होना शुरू हो गई थी। धीरेन्द्र ने इस बार हिम्मत करके अपने मोबाइल की टॉर्च को ऑन करने की उसने कोशिश की। तब वो देखा उसने कि जो शराब की बोतल है जिसकी आवाज़ उसको आ रही थी जैसे ज़मीन पे मानो लुढ़क रही हो हवा से, कभी इधर कभी उधर। तब उसने देखा कि कोई महिला थी, हट्टी कट्टी मुस्टंडी, उसके पाँव में बड़ी बड़ी है जो चांदी की पायजे पहनी हुई थी और वो महिला बैठी हुई थी जो शराब की बोतल थी उसको हाथ रखा हुआ और उस बोतल को यूं घुमा रही और उसका बाकायदा साउंड आ रहा था बोतल के घूमने का धीरेन्द्र को। अब धीरेन्द्र के मानो काटो तो खून नहीं, पसीने से तरबतर हो गया। अब वो चीखना चिल्लाना चाहे लेकिन मुंह से जुबान से शब्द बाहर ना निकले। तभी वो महसूस करता है कि वो महिला उसकी तरफ देखती है और देखने के बाद धीरेन्द्र का मानो कलेजा फट के हाथ में आ गया क्योंकि इस महिला की आंखें थी ही नहीं। अब धीरेन्द्र की हालत खराब। थोड़ी देर बाद वो देखता है कि वो महिला है वो खड़ी हो गई। धीरेन्द्र उस कमरे से रात को भागना चाहता था, इसलिए वो उठा अड़बड़ाहट में और वो उसको इतना भी याद नहीं रहा कि दरवाज़ा किधर है, इसलिए वो दीवार पे अंधेरे में हाथ मारना शुरू कर देता है। उसका मोबाइल उसके जो बिस्तर था वही छूट गया था। अब वो महिला खड़ी हो गई। महिला की हाइट ज़्यादा नहीं थी लेकिन हट्टी कट्टी थी।
अब धीरेंद्र उससे बचते बचते दीवारों पे हाथ मारते मारते फाइनली वो कमरे की कुंडी उसके हाथ लग जाती है और धीरेंद्र उस कमरे से भागता है। जितना जोर से भाग सकता है उतना जोर से रात के अंधेरे में भागता है। धीरेंद्र रास्ते में भागते हुए 2 बार गिर भी गया, वापस उठा और उठ करके वो जो पास में जो पुराना गेस्ट हाउस था उस गेस्ट हाउस में गया। गेस्ट हाउस में जो ही वो एंटर होता है, रिसेप्शन की टेबल पे जोर जोर से हाथ मारना शुरू कर देता है। जो रिसेप्शन की टेबल के नीचे जो लड़का जो रिसेप्शनिस्ट सो रहा था वो हड़बड़ाहट में उठता है और देखता है सामने तो ये धीरेंद्र है। वो पूछता सर क्या हुआ, तो वो कुछ बता नहीं पाता। वो बताता कि नहीं मुझे वहाँ नींद नहीं आ रही, मुझे यहीं सोना है, मुझे यहीं सोना है, मुझे यहीं सुला दो। तो जो रिसेप्शनिस्ट होता है वो कहता है कि ठीक है साहब, पास में बेंच पड़ी, यहाँ सो जाओ। धीरेंद्र को नींद नहीं आई। उस गेस्ट हाउस में दीवार पे जो घड़ी टंग रही थी उसमें वो टकटकी लगाए हुए देख रहा था। वक्त तकरीबन 5:15 के आसपास हो चले थे। बस इतना उसको लास्ट याद था। फिर उसके बाद उसे अचानक पता चलता है कि कोई इंसान उसके पाँव पे थपथपी मार रहा है और बोल रहा है उठो उठो। धीरेंद्र की आँख खुलती है, वो डर के उठता है तो पता चलता है सुबह हो चली है और उस घड़ी में वक्त हो चुका था 9:15, यानी वो 5:15 से 9:15 के बीच में उसको नींद आ गई थी। अब वो उठा और वो जो रिसेप्शनिस्ट वाला जो लड़का था उसने कहा सर सुबह हो गई, आप उठ जाइए, आप रात को यहाँ आए, अच्छा खासा कमरा दिया, आप वहाँ सोते, आप यहाँ क्यों आए। अब धीरेंद्र को काटो तो खून नहीं। उसने रिसेप्शनिस्ट जो छोरा था उससे एक ही कहा कि भाई मुझे एक कप चाय मिलेगी क्या। उस लड़के ने कहा साहब कि चाय तो मैं मेरे खुद के लिए भी लेके आया हूँ, 2 कप अपने हो जाएगी, अपन चाय पीते हैं। अब वो सुबह का वक्त चाय पी रहा था। अब धीरेंद्र चाय पीते हुए उस लड़के से वो बात करता है कि देख यार, यूँ तो मैं पेशे से शिक्षक हूँ, मैं भूत प्रेत पे यकीन नहीं करता, लेकिन मेरे साथ ऐसी घटना हुई। वो एक दिन पहले की रात वाली घटना बताता है, दूसरे दिन रात वाली घटना बताता है। तो वो छोरा धीरेंद्र को पूछता है कि साहब आप कहते हो मैंने किसी औरत को देखा है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि उस औरत वो दिखने में थी कैसी। तो उसने कहा कि साहब दिखने में कैसी थी, मतलब उसके पाँव में पायल पहनी हुई थी और घाघरा चोली पहना हुआ था और हट्टी कट्टी थी। और तो उस धीरेंद्र को उस लड़के ने बताया कि साहब ऐसा है कि ये मकान तो लंबे समय से बंद था। हाँ, कुछ समय पहले एक मकान मालकिन यहाँ रहती थी और उसके साथ उसका पति रहता था। पति उसका शराबी था, अक्सर शराब पी के घर आता था, उसके साथ मारपीट करता था। और एक दिन रहस्यमय तरीके से वो जो घर की औरत थी ना, उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद ये मकान बंद पड़ा। तो धीरेंद्र ने पूछा कि भाई उसकी मौत हुई तो कैसे हुई। उसने कहा साहब इतना तो नहीं पता, बस हाँ इतना जरूर हमने सुना था कि उसके पति ने उसकी औरत की दोनों आंखें फोड़ दी थी। अब धीरेंद्र की काटो तो खून नहीं, क्योंकि रात को जिसने देखा उसकी आंखें तो थी ही नहीं। फिर धीरेंद्र ने पूछा एक बात बताओ, दिखने में कैसी थी। बोला साहब ये तो नहीं पता, पर लोग कहते हैं वो मुस्टंडी थी और दिखने में थोड़ी ठिंगनी सी थी। अब आप देखो वक्त तकरीबन सवेरे 9 साढ़े 9 का, लेकिन धीरेंद्र के शरीर पसीना से तरबतर, उसको काटो तो खून नहीं। धीरेंद्र का एक दिन जो चित्तौड़ में एक्सप्लोर करना था, धीरेंद्र सब भूल गया। धीरेंद्र उस लड़के को कुछ नहीं बोला, उसने केवल उस लड़के को इतना कहा भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तू उस कमरे में चल, रात में मेरा मोबाइल वहीं छूट गया था और मेरी बाइक की चाबी वहीं छूट गई, तू मेहरबानी करके मुझे दे दे, मुझे मेरे घर जाना है। अब वो लड़का चूंकि उसने वो नज़ारा देखा नहीं, वो समझा था नहीं, तो धीरेंद्र वो लड़का उस रूम पे जाता है और बाकायदा वो अपना बैग और मोबाइल रात को वो छूट गया था और बाइक की चाबी लेता है और वहाँ से वो बाहर निकलता है। लड़के की नज़र शराब की बोतल पे जाती, तो लड़का पूछता जरूर है कि सर रात को क्या ड्रिंक किया था क्या। धीरेंद्र उसको कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि इतना डर गया था वो वहाँ से निकला, अपनी बाइक स्टार्ट की और अगले दिन चित्तौड़ एक्सप्लोर करने के बजाय जहाँ वो रहता था नाथद्वारा में, वो अपने घर वापस पहुँच गया। ये जो कहानी है धीरेंद्र की है, मैंने मुझ तक ये पहुँची तो मुझे लगा कि मैं आपको बता दूँ। अब इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं, या कभी आपके साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस कैसा अनुभव हुआ हो तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर। अगर आप ऐसी कहानी अनुभव शेयर भी करना चाहते हैं तो भी आप हमें कमेंट में लिखिएगा या मेल कीजिएगा। आप जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस कहानी को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई कहानी में, तब तक अपने ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।